कंसिडर द टर्म टेक्नोलॉजी डिफाइन एज, कैसे टेक्नोलॉजी को डिफाइन करते हैं। सब लोग टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, साइंस एंड टेक की मैगजीन पढ़ेंगे, वहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन ही नहीं उठाएगा, बना देगा कहाँ से क्वेश्चन, एक छोटा सा क्वेश्चन से आपकी टेक्नोलॉजी की टेस्ट। हेलो एवरीवन, जीएस आचार्य में आप सभी का स्वागत है। माय नेम इज़ हरिशंकर। ठीक है, आज हम डिस्कस करते हैं यूपीएससी के मॉडल जो क्वेश्चन पेपर पूछे जाते हैं, तो आगामी यूपीएससी की जो थिंकिंग है क्या है, कैसे नेक्स्ट टाइम में 2023 के लिए क्वेश्चन पेपर सेट कर सकती है, इसके लिए हम लोग आज फोकस करेंगे। और तो उसी से रिलेटेड हमने आपके लिए हर टॉपिक से 10 क्वेश्चन को सेट करके ले आए हैं, और हम आप उसी 10 क्वेश्चन से हम अनुमान करेंगे कि 2023 में कैसे क्वेश्चन यूपीएससी बना सकती है। तो एक सभी नए छात्र और पुराने जो भी छात्र हैं, इन सभी के लिए एक नया हम लोग अवसर देखते हैं जीएस आचार्य प्लेटफॉर्म पर कि कैसे इस चीज़ को हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। हम देखते हैं कि यूपीएससी जो प्री मॉडल क्वेश्चन है, इसमें 2023 के लिए अब नेक्स्ट एग्ज़ाम 2023 के लिए होने वाला है, तो हम उसी के रेफरेंस में हम आगे बढ़ेंगे। अब क्वेश्चन नंबर टेस्ट सीरीज के माध्यम से हम ये पहला लाए हैं, अभी आगे और भी कई ले आएंगे प्लेटफॉर्म पे। तो पहले में आज हम देखते हैं, आज हम हर टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। जैसे यूपीएससी के जो सेगमेंट्स हैं, जो बेसिक सेगमेंट्स हैं, जैसे आप देखते होंगे कि हिस्ट्री है, इसके बाद इकोनॉमी है, इसके बाद बायोलॉजी है, साइंस वाले पोर्शन को, जियोग्राफी, ये जो बेसिक टॉपिक्स हैं जिनको हम लोग आधार मानते हैं, आप देखेंगे कि इससे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन्हें हम कोर सब्जेक्ट मानते हुए आगे हम क्या करेंगे कि देखेंगे। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं। क्या है क्वेश्चन है कि कंसीडर द ग्रीन हाउस गैसेज ऑकरिंग नेचुरली। तो इसमें हमारा ये टॉपिक सबसे पहले देखेंगे कि ये टॉपिक हमारा इन्वायरमेंट का है। इन्वायरमेंट रिलेटेड टू क्वेश्चन यूपीएससी हमेशा पूछती है, 2, 4, 5 क्वेश्चन मैक्सिमम हर एग्जाम में पूछती है, चाहे वो स्टेट पीसीएस का हो या यूपीएससी का हो। इसलिए अपने छात्रों को ध्यान रखना चाहिए कि आगे हमें इन्वायरमेंट को बहुत ही फोकस रखना पड़ेगा, क्योंकि जिस हिसाब से क्वेश्चन ये है कि अब यहाँ इंपॉर्टेंट हमें क्या बनाता है। आजकल न्यूज़ में ग्रीन हाउस गैसेज रिलेटेड बहुत सारे इवेंट्स आते रहते हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए यूपीएससी आपको क्वेश्चन सेट कर सकता है। तो इसमें क्या है, क्वेश्चन कंसीडर करना है। हमेशा आपको कोई ना कोई टॉपिक दे दिया जाता है और उस पर कहा जाता है कि आप कंसीडर कीजिए, और उसके बाद आपके पास क्या होता है ऑप्शन ये है कि इट इज़ एसेंशियल टू सर्वाइव ऑफ ह्यूमन एंड मिलियन ऑफ अदर थिंग्स। नेक्स्ट ऑप्शन बी ऑप्शन है कि द कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इन अर्थ एटमॉस्फेयर इज डायरेक्टली लिंक्ड टू एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर ऑफ ऑन अर्थ। राइट, ये क्वेश्चन सही है। स्टेटमेंट पे हमें फोकस करना है कि हमें जो स्टेटमेंट मिल रहा है वो स्टेटमेंट सही है। थर्ड ऑप्शन कह रहा है द कंसंट्रेशन हैज़ बीन राइजिंग स्टीरिल एंड मीन ग्लोबल टेम्परेचर along with it since the time of the इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होने से जो भी हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है उससे रिलेटेड ये स्टेटमेंट है। दिस इज ऑल्सो ट्रू, बी इज ऑल्सो ट्रू। एंड नेक्स्ट, द मोस्ट एबंडेंट ग्रीन हाउस गैसेज अकाउंटिंग फॉर अबाउट 2/3 ऑफ द गैसेज एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज लार्जली प्रोडक्ट बर्निंग फॉसिल फॉयल। अब इन चारों ऑप्शनों में ये डी ऑप्शन भी सही है। अब यूपीएससी करता क्या है कि आपसे क्वेश्चन पूछता है कि इसमें कौन सा करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। विदाउट ऑल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ग्रीन हाउस गैसेज यू कैन नॉट प्रोसीड ऑल स्टेटमेंट्स ऑफ द आंसर। देन अब हम चलते हैं इसमें, तो देखते हैं कि इसके आंसर जो विकल्प बनाए हैं यूपीएससी ने, उसमें देखते हैं विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन एबव आर करेक्ट और इनकरेक्ट। तो हमारे सामने चुनौती यह है कि हमें देखना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो हमें आपको कंफ्यूज के लिए यहाँ पे मैं आपको एक ध्यान दे दूँ कि हमेशा बच्चा जब क्वेश्चन पेपर एग्जामिनेशन हॉल में बैठा रहता है, क्वेश्चन करता है, तो उसके सामने एक चुनौती होती है कि हम क्वेश्चन को कैसे डील करें। तो हम बता दें 98% लड़के, कभी कभी क्वेश्चन तो सही होता है, सारे जो स्टेटमेंट होते हैं, लेकिन करेक्ट और इनकरेक्ट पे ध्यान ना देते हुए वो सोचते हैं कि सभी को सही लगाना है, बट यूपीएससी आपको यहीं कंफ्यूज कर देती है। ऑप्शन होता है इनकरेक्ट, बट वी आर गोइंग जितने भी स्टेटमेंट होता आप करेक्ट है, तो इसका विशेष ध्यान देना है। आइए ऑप्शन, हमने जैसा कि आपको बताया है कि ए बी सी डी ऑप्शन आपके पास हैं, इसमें चारों में आपको यूपीएससी पहला विकल्प देता है ए और बी सही है।
ठीक है, तो आप ए और बी पर क्वेश्चन करेंगे। तो आपने देखा अभी कि ए भी राइट था, बी भी राइट था, तो आपके पास ये लगता है कि अभी और 2 ऑप्शन बचते हैं। इसका मतलब हम देखें सी और डी, तो आपके पास दूसरा विकल्प है कि सी भी आपने पढ़ा था तो आपको समझ में आया कि सी भी राइट है, एंड देन फाइनली डी को भी आपने ऑब्जर्व किया था। तो नेक्स्ट आपको ये क्लियर हो गया कि ए बी सी डी, तो नेक्स्ट आपके पास सी वाला जो ऑप्शन है ये राइट हो जाएगा हमारे पास, ए बी सी डी ऑप्शन। तो हमने बताया कि ये इन्वायरमेंट के टॉपिक से कैसे हम ग्रीन हाउस गैसेस को हम डील करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, अभी हाल ही में G20 सम्मेलन होने वाला था जो अभी इंडोनेशिया में हुआ है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पड़ता था। हालांकि ये क्वेश्चन हमारे साथ फैक्चुअल में आता है ना, जैसा कि यूपीएससी हमेशा कंसेप्चुअल क्वेश्चन को पूछती है, लेकिन हाल ही में चूंकि इवेंट्स रहा है इसलिए क्वेश्चन बना सकती है। हम इस आधार पर क्वेश्चन को सेट किए हैं। तो क्वेश्चन है, कंसीडर द G20 रिसेंटली इन न्यूज, है ना। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ये है, इंडोनेशिया वाज सेलेक्टेड टू होस्ट G20 सम्मेलन 2022। नेक्स्ट है ऑप्शन एज राइट है, सही है। दूसरा ऑप्शन बी ऑप्शन है कि इंडोनेशिया विल होल्ड द G20 प्रेसिडेंसी ऑफ दिसंबर 2, ये भी सही है। इंडोनेशिया सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, कब तक करेगा? तो दिसंबर 2022 तक करेगा। नेक्स्ट क्या करना है? सी ऑप्शन देखना है कि द 17th मीटिंग, देखिए ये 7 थी, कौन सी मीटिंग थी? 17 मीटिंग ऑफ द ग्रुप 20 की 17 जो मीटिंग है, अ सबमिट शेड्यूल टू टेक प्लेस इन न्यूसा डुआ बाली इंडोनेशिया 15 to 16 नवंबर 2022। ये आपको फैक्ट्स भी याद रखने हैं, ये भी फैक्ट्स याद रखनी है। कौन सी? ये 17 था, इसके बाद फैक्ट्स क्या था? फैक्ट्स ये था 15 to 16 नवंबर 2022। ये आपके फैक्ट्स में आ जाता है, ये कभी कभी एसएससी बैंक रेलवे में पूछ देता है, ये याद रखने हैं। तो नेक्स्ट वाला ऑप्शन डी ऑप्शन देखते हैं क्या है। तो 2023 में जो G20 का सम्मेलन दिल्ली समिट में होने वाला है, इसके रेफरेंस में कह रहा अपकमिंग क्या है? 18th मीटिंग। कौन सा है? 18th जो मीटिंग होने वाला है, कहाँ होने वाला है? दिल्ली में होने वाला है। और ये कहाँ होगा? प्रगति मैदान में। कहाँ पर? प्रगति मैदान, नई दिल्ली में एक नया कन्वेंशन हॉल है, वहाँ पे सम्मेलन में होता है। तो ये अब आपके पास विचार करने के लिए G20 से रिलेटेड आपके पास A B C D ऑप्शन है। अब इनमें आपको जज करना है कि अगर ये सारे करेक्ट इन्फॉर्मेशन हैं तो आपके पास एक नया सामना करना होगा आपको विकल्प से। कैसे? क्वेश्चन है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन एबल। अब देखिए वही क्वेश्चन हमने बताया कि हमने इसको जानबूझकर इस क्वेश्चन में हमने बनाया है कि हमें अभी सबसे पहले यही देखना है कि करेक्ट और इनकरेक्ट में ये इशू का हमें देखना है। अभी हमने बैक में समझाया है, तो हमें ऑप्शन देखना है करेक्ट। नेक्स्ट, तो करेक्ट में क्या ऑप्शन था? ऑप्शन ए कह रहा है कि ओनली ए। हमने जज किया है 4 ऑप्शन, चारों ऑप्शन हमारे पास करेक्ट थे और वो क्वेश्चन करेक्ट बनाए गए थे आपको समझाने के लिए। अगर हम इनकरेक्ट बनाते तो उसमें जो जितने भी डाटा थे उन डाटा में रॉन्ग और राइट वाला कन्फ्यूजन कर सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, आपको समझाने के लिए कहा कि ताकि आपकी सारी रेफरेंसेस डाटा याद भी रहेंगी। और नेक्स्ट तो आते हैं ए बी ऑप्शन ओनली डी। तो 3 ऑप्शन तो आपको क्लियर हो गया कि 3 ऑप्शन ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, बट एक ऑप्शन आप में है ऑल ऑफ एबव। ठीक, तो ऑल ऑफ एबव में क्या होगा कि चारों क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। तो दिस ऑल स्टेटमेंट आर ट्रू हम आपको बनाए हैं। अब ये क्वेश्चन G20 से रिसेंटली सम्मेलन हो गया, तो ये हम कह सकते हैं कि ऐसे ऐसे न्यूज़ में आपके लिए पूछा जा सकता है कि रिसेंटली कौन से न्यूज़ आ रहे हैं। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको हमेशा ये वर्ड्स को फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, इस पे हमें आपको फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं इस क्वेश्चन को फोकस किए बिना ही आगे बढ़ जाते हैं, लिहाजा क्या होता है कि उनके आंसर में मिस्टेक के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए बहुत ही केयरफुली हमें क्वेश्चन को पढ़ना है। आपका क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट और इनकरेक्ट, बी रिमेंबर स्टूडेंट
all of you. Next, GMAX 22 is the most important in news, recently news है. इससे रिलेटेड ऑप्शन क्या है? इससे रिलेटेड हमारा ऑप्शन ये है कि ए ऑप्शन कहता है कि 6th एडिशन ऑन जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज 22. इसका मतलब ये जापान और इंडिया का एक मिलिट्री एक्सरसाइज था जिसमें हम कह सकते हैं इसको शार्ट नाम दिया गया GMAX 22. नेक्स्ट, होस्ट बाई किसने? इंडियन नेवी, कमांडर बाई बे ऑफ, कहाँ हुआ था? बे ऑफ बंगाल. डेट क्या था? 11 सितंबर 2022. तो हमारे पास ए ऑप्शन में 4 डाटा हो गए. अगर हम छोटे एग्जाम की बात करें तो छोटे एग्जाम में 4 डाटा, यूपीएससी के एग्जाम करें तो मल्टीपल डाटा इंक्लूडिंग इन 1 क्वेश्चन होता है. बी रिमेंबर ऑलवेज. तो 16 तो कौन सा था? 16 एडिशन था. किसके साथ था? इंडिया एंड जापान 2 देश थे, इन दोनों ने मिलकर इनको किया. नेक्स्ट क्या है कि नाम क्या था? GMAX था. नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? किसके द्वारा? तो इंडियन नेवी के द्वारा किया गया. नेक्स्ट ऑप्शन कहाँ किया गया? तो बंगाल की खाड़ी में किया गया. किस दिन किया गया? तो हम कहेंगे 11 सितंबर 22 में. तो देखिए, आप देखते हैं कि स्टेटमेंट ए में ही हमारे पास कम से कम 5-6 फैक्ट्स आ जाते हैं. तो हमें फैक्ट्स भी याद रखने हैं और आगे हम इनको भी याद करना है. ऑप्शन बी क्या है डिस्कस करते हैं. तो दिस इज राइट स्टेटमेंट एंड वी डिस्कस करते हैं. तो GMAX 22 इन्वॉल्व इन 2 फेज. कितने फेज में था? 2 फेज में था. पहला फेज क्या था? एक्सरसाइज एट अ सी एंड सेकेंड फेज था अ हार्बर फेज एट अ विशाखापट्टनम. ठीक है, विशाखा. 2 फेज में. पहले फेज में क्या था? इसमें हुआ था. दूसरे फेज में यहाँ. नेक्स्ट राइट आंसर सी ऑप्शन कह रहे हैं. 10th anniversary ऑफ GMAX एंड 70th anniversary ऑफ एस्टेब्लिश ऑफ द डिप्लोमेटिक रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड जापान. यस, राइट ऑप्शन. ठीक है, ये जापान और भारत के साथ 70 एनिवर्सरी था. ऐसे बहुत सारे हमारे पास धीरे धीरे एक्सरसाइज इंडिया और जापान के कोलेबोरेशन के साथ हम लोगों ने किए और ये नेक्स्ट में हमारा ये 10th एनिवर्सरी था. नेक्स्ट देखते हैं कि डी ऑप्शन करते हैं. GMAX में GMAX 22, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है. GMAX 22 सीकिंग कंसोलिडेशन ऑफ हाई डिग्री इंटरप्रोबिलिटी दैट एग्जिस्ट बिटवीन मैरीटाइम फोर्स ऑफ द 2 कंट्रीज. ठीक है. नेक्स्ट, कंप्लीट एक्सरसाइज. कभी कभी छोटे एग्जाम में पूछ देता है GMAX इज रिलेटेड टू मिलिट्री एक्सरसाइज. ऑप्शन और भी 2-3 ने दें तो आपको ध्यान रखना होगा कि एक एक्सरसाइज था इंडियन नेवी के द्वारा. तो इस तरह से हम देखते हैं तो हमारे पास ये जो चारों ऑप्शन हैं GMAX से रिलेटेड इंडिया और जापान के बीच में राइट होते हैं. इसलिए अब हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे कि इसके ऑप्शंस क्या बनाते हैं यूपीएससी. तो ऑप्शन ये है, हमारे पास ऑप्शन है चूज द करेक्ट आंसर इन अबव स्टेटमेंट. देखिए अब यहाँ पे हमारे पास चीज़ें बदल गई. चूज द करेक्ट आंसर, कहीं कंसीडर द करेक्ट. तो इन सब चीज़ों पे हमें बहुत फोकस करना पड़ेगा. तो ये करेक्ट आंसर में हम लोग देखेंगे कि कैसे है. ऑप्शन ए एंड बी. अभी आपने देखा कि हम लोगों ने जज किया है. सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त हमें सभी स्टेटमेंट पे केयर करना पड़ेगा. इसके बाद ही हमें ऑप्शन पर आना पड़ेगा. नहीं तो फिर अगर ऑप्शन देखिए फिर क्वेश्चन, तो इसमें टाइम टेकन हो जाएगा आपका और आप कन्फ्यूजिंग क्रिएट करने लगेंगे स्वयं में. इस तरह से प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है क्वेश्चन को गलत करने के लिए. इसलिए एक बार जो भी हमारे क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन को ठीक तरीके से पढ़ेंगे. इसके बाद जो भी हमारे ऑप्शन होंगे उन ऑप्शन को ठीक से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जज कर लेंगे एंड देन आफ्टर गोइंग थ्रू एन ऑप्शन. नेक्स्ट ऑप्शन में हम देखें ए बी ऑप्शन सही था. पहला ऑप्शन ए एंड बी बोल रहा है. ठीक है, वी नो ऑल राइट. ए बी, दूसरा ऑप्शन ए बी सी, यस ऑल्सो राइट. ओनली बी एंड डी, यस. जब हमें ये जज हो गया कि हमारे पास ए बी सी डी 4 ऑप्शन हैं और ये चारों ऑप्शन हमारे सही हैं, तो हम कह सकते हैं कि ऑल ऑफ द एबव आंसर इज करेक्ट. ठीक है, हम पहले ही कहे कि इस क्वेश्चन को बनाया गया है इस तरह से कि सारे स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है कि कैसे कैसे हम इसमें फैक्ट्स और डेटा के सारे इंक्लूडिंग है. नेक्स्ट अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करते हैं. तो ये हमारा जो क्वेश्चन था ये भी पूरा का पूरा फोकस ही एकदम करंट अफेयर से संबंधित था. नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे अप्रोक्सीमेटली यूपीएससी बना सकती है. अब आइए हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो इशू है उस पर हम बनाते हैं. ग्लोबल एक अवार्ड आता है, उस अवार्ड का नाम है गोल कीपर अवार्ड्स.
ठीक है, आप लोग न्यूज़ में देखते होंगे, न्यूज़ में पढ़ा होगा आप लोगों ने कि व्हाट इज़ द ग्लोबल ये गोलकीपर अवार्ड। तो हम इस बारे में आज डिस्कस करते हैं आपको। तो इससे रिलेटेड ऑप्शन ये है कि एन इनिशिएटिव लॉन्च बाय द बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन इन 2017। आपको क्लियर हो गया कि बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने 2017 में इसको शुरू किया। दूसरा ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन, टू ब्रिंग टुगेदर लीडर्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड एक्सेलरेट प्रोसेस टुवर्ड द अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। आपको ये भी बता दिया कि ये क्या करते हैं, सस्टेनेबल जो गोल डेवलपमेंट है SDG हो, इस पे ये लोग काम करते हैं। ये राइट है ऑप्शन, ये भी सही है। ऑप्शन सी कह रहे हैं द फर्स्ट एनुअल गोल कीपर इवेंट वाज हेल्ड इन 25 to 26 सितंबर 2017, ये हुआ है। फिर इसके बाद कहते हैं कहाँ हुआ था, तो ये न्यूयॉर्क में। तो दिस इज आल्सो सी ऑप्शन इज राइट है। अगर आप पढ़े होंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये तीनों ऑप्शन सही है। चौथे ऑप्शन पे हम लोग आते हैं, तो द एनुअल गोल कीपर कॉन्फ्रेंस क्या है, एनुअल ये क्या है, आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि जो गोल कीपर अवार्ड्स है इसकी बैठक होती है, तो ये क्या है, एनुअल है, जिसको हम कह सकते हैं हिंदी में वार्षिकी। नेक्स्ट, गोल कीपर्स कॉन्फ्रेंस करवाते हैं, ये एनुअल एक साल में एक बार करवाते हैं। करते क्या है, यूजुअली टेक प्लेस ड्यूरिंग ग्लोबल गोल वीक है। नेक्स्ट, तो अब इसमें हम देखते हैं कि आपका जो क्वेश्चन है ग्लोबल गोल कीपर अवार्ड से संबंधित है। तो हम ग्लोबल गोल कीपर अवार्ड से संबंधित क्वेश्चनों में, ऐसे क्वेश्चनों में विचार करते वक्त हम चारों ऑप्शन पे देख लेंगे कि इस ऑप्शन में इसकी कंसेप्ट क्या है। इसके बाद हम नेक्स्ट आंसर पे देखेंगे। तो हम विकल्प पे अगर बात करें कि इनके विकल्प क्या है, तो आगे हम विकल्प डिस्कस करते हैं। तो विकल्प यह है कि सेलेक्ट द करेक्ट कोड इन गिवन बिलो। जो कोड है उन पे हमें विचार करना है। हमने जस्टिस किया कि हमारे पास 4 ऑप्शन थे गोलकीपर्स अवार्ड्स के, ठीक है। विलिंडा एंड मेट्स फाउंडेशन के 2017 में बना, ये भी पता था। किस पे काम करते हैं, SDG पे काम करते हैं। SDG क्या है आपको पता होगा कि सस्टेनेबल गोल डेवलपमेंट पे है इशू, ठीक है। इसकी वार्षिक बैठक भी होती है, ये भी आपने देखा है ना, कहाँ होती है, इसकी सप्ताह के रूप में मनाई जाती है। तो इसमें तो अब ऑप्शन के रूप में अगर हम इसको देखें, ऑप्शन के रूप में देखें तो हम देखेंगे कि ऑप्शन दे रहा है इसके लिए कि ऑप्शन A और B सही है, ऑप्शन A B C सही है, ओनली B एंड D सही है ना, ऑल ऑफ द एबव ऑप्शन सही है, ठीक है। तो हमने 3 स्टेटमेंट उसमें देखा था, 3-4 स्टेटमेंट, तो उसमें हमें सारा का सारा स्टेटमेंट ट्रू लगा अकॉर्डिंग टू न्यूज़, एंड देन वी कैन आंसर इसका जो हो जाएगा, हमने ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो ये क्वेश्चन देगा। 2 क्वेश्चन हमने आपको करंट से रिलेटेड बनाया था क्वेश्चन। आपको ध्यान होगा कि ऐसे न्यूज अप्रॉक्सीमेटली आ जाते हैं जिनकी वजह से UPSC क्वेश्चन बना सकता है। तो जो भी घटनाएं आती हैं उनमें आप फोकस रखें, उसको डिटेल में जाएं और अच्छे से उसकी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अभी आप लोगों ने देखा होगा वैक्सीन से संबंधित है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड, ग्लोबल इम्यूनाइजेशन इम्पोर्टेंस, ठीक है। कैसे आज अभी देखा हम लोग एक लंबे समय से कोरोना के पीरियड से गुजरे हैं, जिसमें हमें एक इम्यूनाइजेशन की समस्या से गुजरनी, हमारे पास वैक्सीन नहीं थी। तो हमने कैसे ट्रांजिशन फेज से गुजर के और हमने एक वैक्सीन डेवलप की। तो ये केवल इंडिया का, जापान का, ये छोटे छोटे देशों का इशू नहीं, एक ग्लोबल इशू था। तो एक क्वेश्चन आपके सिनारियो UPSC बना सकता है कि ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को पूरा वर्ल्ड ने कैसे हैंडल किया। तो इस पर देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन यही है कि व्हाई इज़ द ग्लोबल इम्यूनाइजेशन इंपॉर्टेंट, मतलब अंतर्राष्ट्रीय टीकाकरण में क्या महत्वपूर्ण कहानियां रहीं, उससे रिलेटेड UPSC क्वेश्चन बना सकता है। क्या था, ऑप्शन A देखेंगे, टू इम्प्रूव चिल्ड्रनहुड लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड द प्रमोट अ हेल्थ स्टार्ट इन लाइफ एंड प्रोवाइड प्रोडक्शन फ्रॉम द प्रिवेंटेबल डिसीजेस थ्रू लाइफ स्पैन। नेक्स्ट, इंक्लूडिंग प्रोडक्शन ऑफ द at risk population due to the occupation, displacement and margin, yes right, ठीक है। नेक्स्ट B ऑप्शन क्या देखते हैं, B ऑप्शन देखते हैं तो टू हेल्प कंट्री इंक्रीजिंग इम्यूनाइजेशन कवरेज, ज़्यादा से ज़्यादा कैसे कवरेज बनाया जा सके कोरोना पीरियड में, इन सभी देशों को एक दूसरे की मदद की गई थी, है ना। बेसिक चिल्ड्रनहुड वैक्सीन
कैसे डिप्थीरिया, मेल्स, ये हो गया, पर्टिसी पोलियो हो गया, ये सारे के सारे जो भी हमारे चलते हैं तो इन पे डोज पे देख लेते हैं। तो आगे सी ऑप्शन देखते हैं, बी ऑप्शन इज आल्सो राइट, हम देख रहे हैं सी ऑप्शन पे डिस्कस करते हैं। तो 1974 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट की गई थी। किसके लिए क्रिएट की गई थी? इशू यही था, एक्सपेंडेंट प्रोग्राम ऑन द इम्यूनाइजेशन, ये भी इशू था। और एक विश्व की ऐसी संस्था होनी चाहिए जिसमें हेल्थ इशू को पूरे ग्लोबली लीड कर सके, इसलिए 1974 में ये चीज़ों को की गई थी। यस, ये भी राइट है। नेक्स्ट डी ऑप्शन है, इम्यूनाइजेशन मेक अ हेल्थ एंड सेवर वर्ल्ड। यस, राइट ऑप्शन है ना। टीकाकरण हमें क्या करता है? टीकाकरण एक पूरी की पूरी हमें इम्यूनाइजेशन से मजबूत करता है और एक सेफ वर्ल्ड के लिए ये आगे प्रमोट करता है। ई ऑप्शन क्या है? 1/5 ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन, कह रहा है 1/5 ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन स्पेशली दोज आर हु लाइव इन लो इनकम कंट्री आर द नॉट ट्रूली वैक्सीनेटेड, है ना, ट्रेडिशनल वैक्सीन ड्यूरिंग देयर फर्स्ट ईयर। तो इस तरह से हम देखें तो ग्लोबल इम्यूनाइजेशन इंपॉर्टेंस से संबंधित हमारे ई ऑप्शन तक दे दिए। अब इन सभी ऑप्शनों को हमने जज कर लिया कि यस ऑल ऑप्शन आर द करेक्ट, एंड देन वी विच ऑफ दिस स्टेटमेंट गिवन द एबव इनकरेक्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने बना दिया इनकरेक्ट, कौन सा ऑप्शन इसमें इनकरेक्ट है। तो जब हम इस पर बात करेंगे तो ये देखते हैं कि ए बी सी डी, इसमें चारों ऑप्शन में दिया है कि ए बी सी, यानी ए बी सी, ये तीनों ऑप्शन के लिए बोल रहे हैं इनकरेक्ट है। ऐसा कुछ नहीं है, हमने अभी जज किया है ग्लोबल इम्यूनाइजेशन में कि तीनों सेंटेंस बिल्कुल ही सही हैं, तो इसलिए ये हमारा फॉल्स हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन ए सी डी ई कह रहे हैं कि जज करना है कि ए सी डी। अब देखिए इसमें साइकोलॉजी ये देखना है हमें कि अभी ये सारे के सारे ऑप्शन हमारे पास सही हैं, लेकिन हमारा जो ट्रिकली क्वेश्चन बना है हमें यहाँ इसको करना है इनकरेक्ट में। और अगर आप थोड़े से भी धोखा में आए कि यहाँ करेक्ट था और आपने देखा कि ये क्वेश्चन सब सही हैं, ऑप्शन भी दिए हुए हैं, ठीक है, तो आप तुरंत ही कर जाएंगे कि नहीं ए बी सी डी इज ऑल स्टेटमेंट आर राइट। बट ऑल्सो बी रिमेंबर दोस्त, ये एक ऑप्शन आपका ये दिया हुआ कि नन ऑफ दीज ऑप्शन दिया है, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा ऑप्शन अगर इनकरेक्ट रिलेटेड टू पूछेगा तो हम कहेंगे इनमें से कोई नहीं, अर्थात ऑप्शन हमारा 4 सही होगा। तो इस तरह से हम देखें कि हेल्थ इशू पे कैसे यूपीएससी क्वेश्चन बना सकता है जो भी करंट में है। तो करंट में नॉट ओनली फैक्ट्स बट ऑल्सो इंक्लूडिंग इन द कंसेप्चुअल क्वेश्चन। ठीक है, राइट। नेक्स्ट में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू द एनिमल चीता। आप देखे होंगे कि हाल ही में, है ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारे चीता जब से विलुप्त हुए हैं तो उन्हें बचाने के लिए कूनो नेशनल पार्क में जो मध्य प्रदेश में है वहाँ एक नामीबिया से लाया गया चीता, तो इससे रिलेटेड हमारे पास कुछ न्यूज़ में रहा। तो ये तीसरा क्वेश्चन है करंट का, हमने बना दिया आप लोगों के लिए कि ऐसे क्वेश्चन को आप जनरली यूँ ना लें कि ऐसे क्वेश्चन तो होते रहते हैं, चीता आता रहता है, हाथी जाती रहती है, ये प्लानिंग, ऐसा कुछ ना लें, है ना। यूपीएससी उसके अंदर आपकी थिंकिंग क्या जानती है इस पे हमें फोकस करना है। तो इसका क्वेश्चन क्या है कि चीता रिलेटेड, एनिमल चीता रिलेटेड टू हमें इस पे विचार करना है। क्या है स्टेटमेंट, हम सबसे पहले जज करेंगे। जज में करेंगे, ऑप्शन है चीता क्या है, इज अ लार्ज कैट नेटिव ऑफ अफ्रीका एंड सेंट्रल ईरान। यस, राइट, सही ऑप्शन है। अफ्रीका और सेंट्रल ईरान के ये एक प्रकार की वहाँ की बिल्ली के रूप में देखा जाता है, जो एक बिल्ली की ही प्रजाति के रूप में इनको समझा जाता है। तो नेक्स्ट इनकी ये जो है वैज्ञानिक नाम है, यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो आप जज करेंगे कि ऑप्शन ही सही है। नेक्स्ट ऑप्शन अगर हम बी पे बात करें तो बी कह रहा है कि इट इज़ द फास्टेस्ट लैंड एनिमल एस्टिमेट टू बी कैपेबल ऑफ रनिंग 80 to 128, मतलब ये 180 से 128 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से ये लोग फास्टेस्ट दौड़ सकते हैं, आगे कर सकते हैं। फिर आगे देखते हैं, नेक्स्ट कह रहे हैं कि सेवरल एडाप्टेशन ऑफ स्पीड इंक्लूडिंग अ लार्ज बिल्डिंग, लार्ज थिन लेग एंड अ लार्ज टेल। इनके कारण इनकी शारीरिक संरचना जो होती है उस पे होती है। आगे देखते हैं, सी ऑप्शन बी सही है। सी ऑप्शन पे डिस्कस करते हैं। तो चीता लाइव्स 3 men। अच्छा,
अब कभी कभी कहते हैं कि हम लोग सोशल एनिमल भी होते हैं, एनिमल भी सोशल एनिमल के रूप में है। तो यहाँ चीता से रिलेटेड चीज़ों को यूपीएससी ने क्वेश्चन को सेट करने की कोशिश करेगा कि क्या कैसे। तो फीमेल एंड देयर कब्स, जो चीता एनिमल है फीमेल एंड देयर कब्स के साथ रहता है, आगे मेल के साथ रहता है साथ में, इसके बाद क्या है सोलिडिटी मेल के साथ, ठीक है। तो इन तीनों ऑप्शनों को हम देख रहे हैं तो सही है, हाँ ये राइट ऑप्शन है, इसको करेंगे सी ऑप्शन। डी ऑप्शन क्या है, चीता इज द threatened by the several factors such as habit loss, conflict and human poaching and high susceptibility to diseases। हम देखे हैं कि एक जो अपनी चीता पशु है, इसके लिए हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं ये इसके लिए उस प्रकार का आवास नहीं मिल पाता है, लैंड नहीं मिल पाता जहां ये लोग सर्वाइव कर पाएँ। आगे कन्फ्लिक्ट है इनके लिए, जीवन संघर्ष करने के लिए। आगे देखते हैं कि शिकार खेलने के लिए लोग इसको शौक का मानते हैं कि कैसे शिकार करते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन, ये ऑप्शन सही है बिल्कुल, डी ऑप्शन। ई ऑप्शन इसमें अब एक क्वेश्चन यूपीएससी आपको ऑप्शन न देकर कहता है, चार पांच स्टेटमेंट आप ऊपर पढ़ लिए और लास्ट में ऑप्शन देता है कि एबव ऑल स्टेटमेंट आर ट्रू, ठीक है, आर फॉल्स, आर उसमें देगा वन आर मोर ऑप्शन आर ट्रू। तो इन दोनों में तीनों में देखेंगे कि हमारे पास एक टाइप्स का क्वेश्चन ये है कि आपको फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू एक दे देगा, ऑप्शन ए बी सी डी दे देगा, उसमें लास्ट ऑप्शन ई दे देगा, कहेगा कि ऑल स्टेटमेंट। तो हमने जैसा कि जज किया, ये हमारे पास डी ऑप्शन थे, सभी के सभी राइट थे। एंड नेक्स्ट वी choose the E option, all option is correct above। next ये हमारा हो गया। अब हम देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आदिवासी ट्राइब्स। अब कहेंगे कि सर कहाँ से आदिवासी ट्राइब से भी क्वेश्चन पूछ सकता है? जी हाँ बिल्कुल, आदिवासी हमारी जो भारत की सबसे राष्ट्रपति की जब बात करें हैं, दूसरी राष्ट्रपति जो हमारे सामने आज चल रही हैं वर्तमान में, उनका नाम है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, वो आदिवासी समाज से आती हैं। तो आप देखेंगे कि एक आज ऐसा समाज हो गया है जिसमें सभी लोगों का कहीं ना कहीं धीरे धीरे प्रतिनिधित्व तो बढ़ता जा रहा है। तो यूपीएससी भी इनकी थिंकिंग भी हो सकती है कि कुछ ना कुछ इशू ऐसे लाएं जो करंट से भी हों। तो आदिवासी समाज पे ये हमारी भी थिंकिंग है और मैं ऐसा सोचता हूं कि यूपीएससी भविष्य में ऐसे क्वेश्चन बनाएगी। तो आदिवासी पे हमने क्वेश्चन सेट कर दिए। तो इसमें क्वेश्चन क्या है कि कंसीडर करना है, क्या करना है, कंसीडर करना है, किस पे, ट्राइब्स पे। कौन से ट्राइब्स? आदिवासी ट्राइब्स। इसमें क्या करने हैं कि हमें देखने हैं 4 ऑप्शन में आदिवासी ट्राइब्स से रिलेटेड हमारे पास कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, उन पे हम विचार करेंगे। चलिए आइए ऑप्शन नंबर 1 पर। ऑप्शन नंबर 1 है इनहैबिटेंट्स ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट जनरली ट्राइबल पीपल। ये कह रहे हैं कि जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसमें जनरली आदिवासी समुदाय आते हैं वहाँ पे, उनकी एग्जिस्टेंस है। यस राइट ऑप्शन है। देखिए इसमें कोई फैक्ट नहीं है, ये नहीं बता रहे हैं कि हम यहाँ रहते हैं। तो यस ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिवासी सोसाइटीज आर द पार्टिकुलरली प्रोमिनेंट रेंज। अब कहाँ रहते हैं आदिवासी के लोग? तेलंगाना में रहते हैं, आंध्र प्रदेश में रहते हैं, छत्तीसगढ़ में रहते हैं, गुजरात में रहते हैं, झारखंड में रहते हैं, मध्य प्रदेश में रहते हैं, महाराष्ट्र में रहते हैं, उड़ीसा में रहते हैं, राजस्थान में रहते हैं, वेस्ट बंगाल एंड इंक्लूडिंग नॉर्थ ईस्ट। तो आपको क्लियर हो गया है कि हमारे आदिवासी जो ट्राइब्स हैं कितने स्टेट में होते हैं। एक तेलंगाना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब 12 ऑप्शन 12 स्टेट में होने की वजह से ऊपर वाले ऑप्शन पे अगर गौर करेंगे तो कह दिया है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट जनरली ट्राइब्स पीपल, है ना। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। यस बी ऑप्शन इज ऑल्सो राइट। नेक्स्ट सी ऑप्शन पे चलते हैं। तो दे कंप्राइज अ सब कॉन्टिनेंटल माइनॉरिटी पॉपुलेशन ऑफ द इंडिया बांग्लादेश मेकिंग अ 8.6% इंडिया पॉपुलेशन। ठीक है, यस राइट है ना, ये ऑप्शन भी सही है। हम देखेंगे आगे डी ऑप्शन पे चर्चा करेंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ग्रुप दिस एथनिक ग्रुप्स टुगेदर, है ना, एट
टारगेट फॉर द सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान में इनको एक प्रकार से टारगेट करके सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए इनको एक कहीं ना कहीं एथनिक ग्रुप में रखा गया है साथ साथ, ताकि इनका भी समाज में विकास हो सके, और ऑफिशियली नोन एज इन्हें शेड्यूल ट्राइब बोलते हैं। भारतीय संविधान में इन्हें शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया गया है, जो आदिवासी समाज है। तो आपने देखा ऐसे 3 ऑप्शन में, पहले ऑप्शन में ये कहा गया कि भारतीय समाज में भारतीय उपमहाद्वीप के पूरे भूभाग में जनरली ट्राइब की एग्जिस्टेंस है। दूसरे ऑप्शन में देखेंगे कि ये कह रहे हैं कि तेलंगाना, मध्य प्रदेश, झारखंड, इसके साथ उड़ीसा, ये सभी जो 12 पॉइंट्स हैं अभी देखे हम लोगों ने, तो इन 12 पॉइंट्स में भी हमारे आदिवासी की एग्जिस्टेंस है, ये सही है। भारतीय संविधान में भी इन लोगों को सामाजिक और आर्थिक आरक्षण के से ऊपर लाने के लिए, है ना, इनको दिया गया वेस्ट। अब ऑप्शन ई पर विचार करते हैं, क्या करता है, द लार्ज पॉपुलेशन ऑफ ट्राइबल लाइफ इन बेल्ट फ्रॉम ईस्टर्न गुजरात, राजस्थान। अगर हम लार्ज स्केल की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि लार्ज स्केल में जो ईस्टर्न राजस्थान का पार्ट है और मध्य प्रदेश का जो पार्ट है, इसके बाद आप गुजरात वाला जो पार्ट देखेंगे उनके वेस्टर्न वाले पोर्शन पे, तो आपको ये दिख जाएगा वेस्ट बंगाल इज आल्सो ये चीज़। तो आप ये देखेंगे पूरे जो आदिवासी समुदाय है, तो आदिवासी रिलेटेड अगर आपको सारी इंफॉर्मेशन नहीं पता रहेगा तो वी कैन नॉट जज दिस सेंटेंसमेंट। आप सभी जितने भी स्टेटमेंट हैं आप इनको राइट नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो भी पढ़ें, अब इसमें कंसेप्ट भी है, फैक्ट्स भी है, और यूपीएससी के अकॉर्डिंग इसमें ट्रिक भी हमने लगाया है। इसलिए सभी दोस्तों को ये चीज़ विशेषकर से ध्यान देना पड़ेगा कि हमें कैसे क्वेश्चन। अब आइए, हाउ मैनी स्टेटमेंट गिवन एवर वर द करेक्ट। अब हमने बताया, एक बार और रिमेंबर कर दें, करेक्ट और इनकरेक्ट पे हमें फोकस करना है। तो हमने अभी जज किया कि आदिवासी रिलेटेड टू ऑल स्टेटमेंट ए, बी, सी एंड डी आर करेक्ट, एंड देन वी फाइनली गोइंग थ्रू ऑप्शन ए, बी, सी, एस आल्सो राइट, ए, बी, ए, सी, डी इन एस आल्सो राइट, यस राइट, एंड 4 ऑप्शन दिया है ऑल ऑफ दिस अबव, यस राइट, ऑल ऑफ दिस अबव आंसर। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे यूपीएससी फैक्ट्स और कंसेप्ट के साथ एक कॉम्बिनेशन बना के क्वेश्चन का, है ना, इसमें रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पर बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द रेफरेंस टू द काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरी थ्रू द सैंक्शन। अब आपको CAATSA इसके बारे में एक न्यूज़ आपको नहीं पता होगा। आप लोग सोचते होंगे कि ग्लोबल लीडर कैसे अमेरिका सैंक्शन लगाता रहता है बैठे बैठे। तो आप लोग कास्टा के बारे में जान लीजिए कि कास्टा क्या है। इसके फुल फॉर्म छोटे छोटे एग्जामिनेशन में पूछ दिए जाते हैं, व्हाट इज़ द कास्टा। कास्टा से रिलेटेड क्वेश्चन। आइए इससे रिलेटेड ऑप्शन देखते हैं। द यूनाइटेड स्टेट federal law that has imposed sanction against Iran, Russia and North Korea, yes right, and this act prevents trade partner of the United States in the entering into the bilateral contract with these 3 nation, yes right ऑप्शन है। अमेरिका ने इन तीनों लोगों के साथ इस पे कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है और सैंक्शन भी लगा दिया है, ठीक है। और इसके कहाँ है, ये कास्टा उसके कानून में है। उन्होंने कानून एक ऐसा बनाया है जिसके रिलेटेड टू ये चीज़ें हैं। ऑप्शन भी देखते हैं तो ऑप्शन भी कह रहे हैं कि यूएस पास द कास्टा इन 2017 में कास्टा लॉ यूएस ने पास किया, एंड इट इज़ डेजिग्नेटेड टू यूज इकोनॉमिक सैंक्शन टू टारगेट नेशन। क्या सैंक्शन करता है, इकोनॉमिक सैंक्शन करता है। कैसे करता है, इस कानून के माध्यम से करता है। कौन करता है, यूएसए करता है। किन पे करता है, दुनिया के सभी देशों पर करता है। क्यों करता है, पावर के लिए करता है। इसके बाद क्या करता है, इससे रिलेटेड आप देखेंगे कि ये ईरान, नॉर्थ कोरिया एंड रसिया पर आल्सो ये चीज़ ध्यान देना है, कास्टा कानून को ये करते हैं। नेक्स्ट सी ऑप्शन देखते हैं। सी ऑप्शन में अगर हम देखेंगे तो सी ऑप्शन थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको, ठीक है। सी ऑप्शन में अगर हम देखेंगे तो सी ऑप्शन कह रहा है S-400 मिसाइल। आपको पता होगा, आप गूगल पे जाना, S-400 को टाइप करके सर्च कर लेना। इसके बारे में आज के समय में रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। और देखते हैं कि क्या है, S-400 इज़ नॉट द ओनली आइटम कवर्ड बाई कास्टा।
केवल S-400 नहीं है, क्या है ये S-400, ये रसिया का कुछ है जो सबको नेस्तानाबूद करने के लिए पास इसकी है। तो ध्यान दीजिएगा, आप गूगल करके इसको करिएगा। इसके बाद कहते हैं कि एनी ज्वाइंट वेंचर फॉर द प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट वेलकम वेपन्स, है ना, द फ्यूचर एंड, ये आगे मिट गया है, आगे देखते हैं, आगे ये इरेज करते हैं तब हम लोग को समझ में आ जाएगी क्या है ऑप्शन इसका। ठीक है, ये ऑप्शन था सी वाला, सी ऑप्शन था हमारे पास। ठीक है, सी ऑप्शन में हमारे पास S-400 रिलेटेड टू ऑप्शन था। तो कह रहा है कि S-400 इज़ नॉट ओनली आइटम कोड बाई कास्टा एनी ज्वाइंट वेंचर फॉर द प्रोडक्शन और डेवलपमेंट ऑफ द वेपन्स इन फ्यूचर। कास्टा क्या करता है, रोकता है हथियार के निर्माण और आगे हथियार कैसे विकास किया जाए इस पर रोकता है। ठीक है, एज वेल एज एनी देन ऑफ द सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट, रसिया में आल्सो भी कवर्ड, रसिया भी इसमें इंक्लूड है। डी ऑप्शन क्या देखते हैं, सी ऑप्शन सही है, सही बात है। द बिल पास 2017 में इसको पास किया यूएस ने। एंड आगे क्या कह रहा है, सिंस इंडिया हैज़ कमर्शियल एंड डिफेंसिव कॉन्ट्रैक्ट विद ईरान एंड रसिया। ठीक है, इन्होंने अपना बायलैटरल भी किया हुआ है, इसलिए ये इंडिया की पॉलिसी पे अप्लाई नहीं होता। इंडिया किसी के साथ भी अपना बायलैटरल रिलेशन करके, अपना फोकस करके अपना इकोनॉमी बैलेंस कर सकता है। तो इस तरह से ऑप्शन हम देखें तो ये चारों ऑप्शन हमें करेक्ट दिखाई देते हैं। हाँ, अब यूपीएससी आपको इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजिंग क्रिएट कर सकता है, उसको हमने नहीं बनाया, उसको हमने आपको बताने के लिए बताया कि आप यूपीएससी कैसे क्वेश्चन को कन्फ्यूजिंग कर देती है। इसमें सारे स्टेटमेंट को राइट बनाया गया, इसलिए आपके पास 3 ऑप्शन ऐसे रहेंगे और एक ऑप्शन ये रहेगा, तो हम कहेंगे कि ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन सही है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 है, ये रिलेटेड है आपके नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी। नेशनल लॉजिस्टिक जो पॉलिसी है हम देखेंगे कि नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी में क्या है, आप लोगों ने देखा, यहाँ से ध्यान रखना पड़ेगा, ट्रू के बारे में सोचना है। यूपीएससी आल्सो यहाँ पे क्या करती है, ट्रू और फॉल्स का आपको ऑप्शन दे देती है, तो हमें उस पर नहीं जाना है कि ट्रू है कि राइट है, हमें फोकस करना है कि हमारे क्वेश्चन में कह क्या रहा है। तो हमें ट्रू की बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी। अभी आपने देखा होगा कि अपनी ये गवर्नमेंट आते हुए एक नई पॉलिसी लाई है जिसको नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी है ना। तो इसमें क्या है, इससे रिलेटेड आपके यूपीएससी क्वेश्चन बना देती है। ऑप्शन ए है कि पॉलिसी टू क्रिएट अ सिंगल विंडो ई लॉजिस्टिक मार्केट। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि सिंगल विंडो ई लॉजिस्टिक मार्केट विल जनरेट एम्प्लॉयमेंट एंड एमएसई कॉम्पिटिटिव। ठीक है, इन दोनों ऑप्शन को एक ऐसा सरल बनाया गया रसद नीति जिसमें क्या करें कि एक सिंगल विंडो सिस्टम, आपने देखा होगा कोई भी काम कर रहे हैं, कोई एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है तो उसके लिए बहुत सारे विंडो से गुजरना पड़ता है। इसलिए प्रधानमंत्री एक ने इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाया और उन्होंने बताया कि एक ऐसा सिस्टम हमारे पास होना चाहिए जिससे कम समय में सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा सके। तो ये चीज़ रिलेटेड हमारे पास ये चीज़ें हैं। बी ऑप्शन देखते हैं कि इंडियाज लॉजिस्टिक सेक्टर इज हाई डिफरेंटेड एंड द एम टू रिड्यूस लॉजिस्टिक कॉस्ट ऑफ द प्रेजेंट 14% से 10% ये चीज़ लॉस हुआ है। यस, दिस ऑप्शन इज राइट। एंड सी ऑप्शन पे डिस्कस करेंगे। द इंडियन लॉजिस्टिक सेक्टर प्रोवाइड livelihood to more 22 million people and improving the sector will facilitate 10% decrease in indirect logistic cost leading to growth 5 to 8%। ये एक्सपोर्ट में 5 से 8% की हमें बढ़त मिलेगी, किससे, सिंगल विंडो सिस्टम से। तो ध्यान रखिएगा, ये भी राइट सही है, किससे, और एक यहाँ 22 मिलियन के लिए बारे में भी बोला गया, यस ये भी सही है, दोनों बात सही है, इसलिए सी हमारा ऑप्शन भी सही होगा। डी ऑप्शन पे चर्चा करते हैं तो कहते हैं कि नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी फॉर्मुलेटेड बाय कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। देखिए यहाँ आपको कंफ्यूज किया जा सकता है, क्या कंफ्यूजन है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अब इसमें किसी और भी मिनिस्ट्री का नाम दिया जा सकता है कंफ्यूज कराने के लिए, तो ध्यान रहिएगा ये हमारे पास सही है, ये इसी से रिलेटेड है। इम्प्रूव इंडियन ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस, ये किसके लिए किया गया, अपने जो ट्रेड है, व्यापार है, उसको इम्प्रूव करने के लिए किया गया। नेक्स्ट क्या है, क्रिएट मोर जॉब है। आगे क्या है, इम्प्रूव इंडियाज परफॉर्मेंस इन ग्लोबल रैंकिंग, ये चीज़ बिकम अ लॉजिस्टिक
हब और एक लॉजिस्टिक हब के लिए बनाया गया। तो इस तरह से हम देखें तो नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी के बारे में हमारे पास चारों कथन सही आए। पहला कथन में क्या था, सिंगल विंडो सिस्टम के बारे में था, जो सही है। दूसरे कथन में आपने देखा इसमें कि क्या होगा, सिंगल विंडो सिस्टम लाने से एम्प्लॉयमेंट जो है हमारे पास, एम्प्लॉयमेंट की जो वो है वो अच्छा आएगा। आगे क्या होगा, एमएसएमईज को अवसर मिलेगा। तो ये दो ऑप्शन है, क्योंकि जल्दी हो जाता है कोई भी काम। दूसरा ऑप्शन का कि ये लार्जेस्ट हाई ये चीज़ है जिसमें हम अपने जो जीडीपी हैं उनको हम 10% से ये कर सकते हैं 2022 में, ठीक है। आगे क्या था कि ये ऑप्शन को हमने देखा कि 10% डिक्रीज़ करे हैं इसमें, और ट्रेड में हमें 5 से 8% की बढ़त मिल रही है, तो इसलिए हम ये कर देंगे डी ऑप्शन। तो इस तरह से देखें कि हमारे पास सभी ऑप्शन सही हैं, बट आपके पास यूपीएससी पूछ रहा है कि हमें इनकरेक्ट इसमें ऑप्शन बताइए। अगर आपको नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी में अगर आपको करेक्ट और इनकरेक्ट में चूज करना होगा तो आपको इनकरेक्ट में देखिए। अब हमारे पास तो हमने पढ़ लिया ए बी सी डी ऑप्शन सभी सही है, और आपको कंफ्यूज कराया जा रहा है केवल बी सी, केवल डी ई, केवल सी डी और नन ऑफ दीज में। तो अब चूंकि हमारे पास ऑप्शन पूछ रहा है कि करेक्ट है कि इनकरेक्ट, तो चूंकि हम जान चुके हैं कि सभी स्टेटमेंट के जो भी डाटा हैं, फैक्ट हैं, कंसेप्ट हैं सही है, इसलिए हम इनकरेक्ट ऑप्शन में चूजेंगे कि नन ऑफ दिस 4 ऑप्शन हमारा सही है, कि नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कैसे अब इसमें पूरी की पूरी नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी से रिलेटेड यूपीएससी क्वेश्चन बना सकती है। आप इसको समझ गए होंगे कि कोई भी चीज़ को कैसे यूपीएससी नज़रिए से देखता है। अब इसी तरह से जैसे हम 3, 4, 5 देखें, तो आगे हम करते हैं आगे हम डिस्कस करते हैं 10 क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। ये जो क्वेश्चन है आपके हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन में अब देखते हैं कि कैसे ये कह रहे हैं कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू नटाल इंडिया कांग्रेस। आप लोगों को पता होगा कि नटाल इंडिया कांग्रेस के बारे में साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी जी ने बनाया था, और ये क्या था, ये किनके रिलेटेड था। तो जब तक से आपको नटाल इंडिया कांग्रेस के बारे में नहीं पता होगा आप इस क्वेश्चन को हल नहीं कर पाएंगे। तो आइए हम इनके स्टेटमेंट पर विचार करते हैं। तो नटाल इंडिया कांग्रेस थ्रू दिस ऑर्गेनाइजेशन, इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ही मॉडल द इंडियन कम्युनिटी ऑफ द साउथ अफ्रीका इनटू यूनिफाइड पॉलिटिकल फोर्स। यस, राइट ऑप्शन है। ये एक ऐसा संगठन था जिसमें ये बनाया गया था इंडियन कम्युनिटी के लिए, महात्मा गांधी जी ने बनाया था। किस लिए, वो जो भेदभाव हो रहा था उसके लिए बनाया गया था। क्यों बनाया गया था, और उनको कोशिश किया गया कि क्यों ये पॉलिटिकली फोर्स में कैसे आएँ, ताकि अपने प्रतिनिधित्व करके जो भेदभाव हो रहा है, षड्यंत्र हो रहा है इनके पास गोरे और काले के बीच में, तो इसके लिए कांग्रेस गांधी जी ने इसको बनाया था। तो यस, ऑप्शन ए इज राइट। ऑप्शन बी करते हैं, प्रपोज्ड बाय द महात्मा गांधी ऑन 22 मई 1894, इस्टेब्लिश ऑन द अगस्त। इस्टेब्लिश ये हो गया था, लेकिन प्रपोज ये 94 में ये चीज़ किया गया था। यस यस। अब यूपीएससी आपको यहाँ पे क्वेश्चन ये कंफ्यूज कर सकती है ना। प्रपोज कब किए थे गांधी जी, इस्टेब्लिश कब किए थे। तो देखिए इस्टेब्लिश हमारे पास डेटा, अगर फैक्ट्स आपको नहीं पता रहेगा, ये फैक्ट्स नहीं पता रहेगा, तो आपके इस क्वेश्चन में गलत कर जाएंगे। तो इस क्वेश्चन में गलत कर जाएंगे तो हमें सावधानी बरतनी होगी, फैक्ट्स को भी, कंसेप्ट को भी। ऑप्शन सी है कि फाइट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट इंडिया इन साउथ अफ्रीका, ठीक है। ये ऑप्शन भी सही है, बिल्कुल। अब इस तरह से हम देखते हैं कि हमें डिस्कस करना है। आपके पास ऑप्शन क्या है, डिस्कस करना। आपके पास 3 ऑप्शन है, उसमें डिस्कस करना है क्या, करेक्ट आंसर डिस्कस करना है। तो इस करेक्ट आंसर में हम देख रहे हैं कि हमारे पास ए ऑप्शन भी सही है, बी भी सही है, डी भी सही है। तो डिस्कस क्या करना है, तो हम सबसे पहले देख रहे हैं कि नाइदर ऑफ अबव ऑप्शन किसके लिए करेक्ट, ये हो ही नहीं सकता। एक ऑप्शन ये भी है, ये हो ही नहीं सकता। ए बी सी, यस ए बी सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज राइट। एंड देन अब इस तरह से हम कहते हैं आप लोगों के लिए कि ये जो नटाल इंडिया कांग्रेस है ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो इस तरह से क्वेश्चन में हमें कंसेप्ट में ध्यान रखना पड़ेगा, और आगे हम लोग इस पर ध्यान देंगे। अब आगे थोड़ा सा हम लोग इसको अब पूरी की पूरी बेसिक बता दिए, आगे हम लोग जल्दी जल्दी इनको कवर कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि कंसिडर द नॉन वायलेंस की कंपोनेंट ऑफ द गांधीज्म। ये भी हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। हम इसमें ए बी सी ऑप्शन देख सकते हैं। ए बी सी ऑप्शन में क्या है कि ड्यूरिंग फ्रीडम मूवमेंट इंडिया अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, यस राइट ऑप्शन है। बी ऑप्शन है बिलीव नॉन वायलेंस एंड टॉलरेंस रिक्वायर्ड ग्रेट लेवल ऑफ द करेज एंड यस पेशेंस, ये भी सही है।
गांधीज आइडिया नॉन वायलेंस मोर एंड मोर टुडे देन द पास्ट डेज एस राइट। तो इस तरह से हम देखते हैं। तो सेलेक्ट आइटम करेक्ट यूजिंग द कोड बेलो, कौन सा सही है। तो हम देख रहे हैं कि फोर्थ ऑप्शन जो है हमारे नॉन वायलेंस रिलेटेड टू ऑल ऑप्शन करेक्ट हैं, इसलिए हम 4 ऑप्शन को देखेंगे। तो इस तरह से देखिए हमने जो सिनाप्सिस किया है आप लोगों के लिए कि कैसे ये क्वेश्चन हमारे पास कंसेप्ट और डाटा को लेकर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। तो 12 नंबर क्वेश्चन को आपको ऐसे हम करते हैं। तो द इंडियन रिवेलियन ऑफ जो भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष था पहला 1857 में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बना दिए गए हैं। तो क्या था, अ टर्निंग पॉइंट ऑफ द इंडियन पीपल फ्रॉम ब्रिटिश कॉलोनी, एस बिल्कुल बदलाव था भारतीयों के लिए। दूसरा क्या है, अफर्मिंग द मिलिट्री एंड पॉलिटिकल पावर ऑफ द ब्रिटिश राज, बिल्कुल सही था ऑप्शन। ऑप्शन सी देखें, ईस्ट इंडिया कंपनी टेरिटरी वाज ट्रांसफॉर्म टू द ब्रिटिश गवर्नर्स, यस राइट ऑप्शन। तो इस तरह से देखते हैं कि जो 1857 से रिलेटेड हमारे पास ABC ऑप्शन है, ये सभी के सभी सही है, इसलिए हम चूज द करेक्ट आंसर स्टेटमेंट है। तो चूंकि करेक्ट है इसलिए हमारे पास तीनों ऑप्शन के लिए ABC है, तो इसलिए हम इस पे हम लोग ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब देखिए इसके एक नए क्वेश्चन है, हिस्ट्री के जापान लॉन्च द इन्वेजन ऑफ द अंडमान निकोबार मार्च, इससे रिलेटेड ये भी हिस्ट्री के क्वेश्चन है। इन्हीं को वैसे भी कर पाएंगे, जैसे अगर कंसेप्ट अगर आपको पता होगा तो इसको हम लोग आगे कर पाएंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा और ट्राई करिएगा कि कैसे इसको हल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग करते हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, क्वेश्चन नंबर जो 14 है, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन इज ऑल्सो नोन एज, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ना, लेकिन इसमें आपके ऑप्शन डिफ्यूज किए जा सकते हैं जिससे आपको भ्रम पैदा हो। कैसा है, प्लानिंग कमीशन, पे कमीशन, साइमन कमीशन। तो आपको समझ में आएगा कि प्लानिंग और पे कमीशन तो यूं ही है ना, ये तो होगा ही होगा, लेकिन साइमन कमीशन तो ये तो कुछ और है, नहीं। एस ऑल ऑप्शन इज द राइट। इसमें भी 14 नंबर में भी क्वेश्चन हमारे सही हो जाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 15 पे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 ये कह रहा है कि द सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज टू स्टे द 10% रिजर्वेशन गिवन बाय द जनरल EWS कैटेगरी इन गवर्नमेंट जॉब एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। देखिए EWS हमारे पास चर्चा में रहा, इससे रिलेटेड हमने सोचा कि EWS पे एक क्वेश्चन बना देते हैं। तो हमारे पास देखिए ये ऑप्शन हमारे बनाने का तरीका है, UPSC भी कुछ करना सकती है, तो इसमें देख लीजिएगा कि EWS से रिलेटेड कैसे। क्वेश्चन नंबर 16 पर डिस्कस करते हैं। तो कंसीडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू कृष्णा रिवर, ज्योग्राफी के प्रश्न है, रिवर पहाड़ से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए उनके कंसेप्ट में देखिए क्या ऑप्शन है इसमें। ऑप्शन ये है कि द कृष्णा रिवर बेसिन के बारे में क्या है, द 3rd लार्जेस्ट रिवर इन इंडिया है, यस ऑल्सो है 3rd लार्जेस्ट, बिल्कुल सही है ऑप्शन। इट इज ऑल्सो 4th लार्जेस्ट इन द टर्म ऑफ द वाटर इनफ्लो एंड रिवर बेसिन एरिया, हाँ यस बिल्कुल सही, ये भी ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन देखते हैं कि 1400 किलोमीटर के बारे में कह रहे हैं, लॉन्ग 1400, यस बिल्कुल सही है 1400 है। इट्स लेंथ इन द महाराष्ट्र में इनकी 282 किलोमीटर की है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सी ऑप्शन तक सही है। डी ऑप्शन क्या है, दक्कन प्लेटू में ये रिवर है। तो इस तरह से ABCD चारों ऑप्शन हमारे पास सही मिलते हैं, इसलिए हम सेलेक्ट कोड करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में देखें कि अर्थक्वेक की समस्या हम पूरे भारत में लगभग नेपाल में और दिल्ली विशेषकर में, इधर हरियाणा और राजस्थान में आपको देखने को मिला, उत्तराखंड में। तो अर्थक्वेक से क्वेश्चन बना सकता है। क्वेश्चन यही सही हो सका, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अर्थक्वेक। ऑप्शन दे देगा कि अर्थक्वेक से रिलेटेड कौन कौन से ऑप्शन हैं आपके पास, ये दे दिए जाएंगे और आप में उसको हल करने होंगे। तो अगर आपको अर्थक्वेक से रिलेटेड सारे कंसेप्ट और फैक्ट्स अगर पते नहीं होंगे तो आप इसको कर नहीं पाएंगे। तो नेक्स्ट अब चलते हैं, आखिरी क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। बर्निंग ऑफ द स्लैब्स, आप लोगों ने दिल्ली में बहुत ही जो पराली जलाने की घटनाएं हैं, आप लोग हर साल दिल्ली में सुनते हैं, तो इसलिए पराली जलाने की घटनाएं भी हमारे पास करंट इशू में रही है। इसलिए आपको चाहिए कि पराली जो भी है जलती है तो कैसे इन्वायरमेंट को हमारे नुकसान पहुंचता है, इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन को टैकल करने के लिए हमें पूरे इन्वायरमेंट और पराली और पूरा अगर जानकारी हमारे पास नहीं रहेगी तो हम इस क्वेश्चन को टैकल नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्वेश्चन ये बहुत ही बेहतरीन है। आगे हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 19 है, RBI से रिलेटेड कुछ ट्रेडिशनल क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। ट्रेडिशनल क्वेश्चन में भी हमें बेसिक करना है। तो ट्रेडिशनल क्वेश्चन यही है, रिजर्व बैंक मैनेज द करेंसी, RBI कैसे करेंसी को मैनेज करती है, किस एक्ट के थ्रू करती है। तो इसका ऑप्शन जो है 1934 ऑप्शन बी ऑप्शन सही है। एंड लास्ट क्वेश्चन एक टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन है कि
कंसिडर द टर्म टेक्नोलॉजी डिफाइन एज, कैसे टेक्नोलॉजी को डिफाइन करते हैं। सब लोग टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, साइंस एंड टेक की मैगजीन पढ़ेंगे, वहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन ही नहीं उठाएगा, बना देगा कहाँ से क्वेश्चन। एक छोटा सा क्वेश्चन से आपकी टेक्नोलॉजी की टेस्ट हो जाती है। तो कैसे क्वेश्चन पे लास्ट डिस्कस कर लेते हैं कि कंसिडर करते हैं टेक्नोलॉजी। ऑप्शन ए है कि टेक्नोलॉजी इज एप्लीकेशन ऑफ द साइंटिफिक नॉलेज फॉर द वेरियस पर्पस, ये राइट ऑप्शन है। ऑप्शन बी करेंगे, इट कैन आइदर बी यूजफुल और हार्मफुल, फॉर एग्जाम्पल अ कंप्यूटर कैन बी यूजफुल वेयर एज द बम कैन बी हार्मफुल, यस राइट ऑप्शन है। सी ऑप्शन है कि इट इज स्टेट ऑन द इन्वेंशन, यस राइट सर। ऑप्शन डी, इट इज सिंप्लीफाई ह्यूमन लाइफ एंड फुलफिल द नीड ऑफ पीपुल। अगर हम टेक्नोलॉजी टर्म के बारे में अगर ये चार ऑप्शन, चार बातें नहीं जानेंगे तो हमारे पास इस क्वेश्चन को गलत करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं रहेगा। तो अभी आप लोगों ने देखा कि यूपीएससी में कैसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं और यूपीएससी में जो भी स्टूडेंट हैं उनका क्या दृष्टिकोण होगा। अगर यूपीएससी आयोग की स्टूडेंट के साथ अगर तालमेल नहीं होगा विचारों में तो हम क्वेश्चन बार बार गलत करेंगे और बार बार हमारे एक एक साल बर्बाद होते जाएंगे। इसलिए हम सब मिल के, हमारी मुखर्जी नगर की टीम मिल के आई है आप सभी लोगों के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन कैसे सुझाव आप सभी युवाओं के लिए हो सकता है। इसलिए आइए एक बार फिर आगे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जीएस आचार्य के साथ, और जीएस आचार्य को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए। हम आपके साथ हमेशा बने रहेंगे। धन्यवाद।